गुड मॉर्निंग एवरीवन। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फिलर फॉर्म ऐप पर आप सभी का स्वागत है। मैं पेपर 2 एजुकेशन की फैकल्टी शिल्पी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जल्दी जल्दी से सब ज्वाइन हो जाइए, क्लासेस लाइव नाउ। जल्दी से स्टार्ट कीजिए, सब ज्वाइन हो जाइए ताकि क्लास जो है सो जल्दी से स्टार्ट हो सके। ओके उसके पहले प्लीज़ कंफर्म कर दें कि क्या मेरी आवाज़ क्लियर है आप लोगों को। जल्दी से सब जुड़ जाइए। अभी हम लोग यूनिट 3 पढ़ रहे हैं। यूनिट 3 का बी पार्ट आज कंप्लीट हो जाएगा। ये फिलर फॉर्म ऐप है और इसके बारे में तो हम लोग जानते हैं। ये फिलर फॉर्म ऐप ओके, वॉइस इज क्लियर। चलो, यहाँ पे यूजीसी नेट के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के क्लासेस होते हैं। पेपर 1 के सारे यूनिट्स पढ़ाए जाते हैं और पेपर 2 के 12 सब्जेक्ट जो है वो अवेलेबल है। ये मेरा एजुकेशन की फैकल्टी है। मेरा ऐप का टाइमिंग है, यूट्यूब की टाइमिंग है, ये बैच की फ़ी है और इसमें ये आप कूपन लगाओगे शिल्पी 10 तो इसमें 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये हमारा पार्ट 3 का जो पार्ट बी है, सॉरी यूनिट 3, उसके पार्ट बी का सिलेबस है। उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया है अप्रोचेस टू इंटेलिजेंस फ्रॉम यूनिटरी टू मल्टीपल। कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल इंटेलिजेंस है, मल्टीपल इंटेलिजेंस है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस वेस्टेनबर्ग पढ़ा है, गार्डनर पढ़ा है। उसके बाद मल्टीपल इंटेलिजेंस हो गया, सोशल हो गया, सब हो गया, इमोशनल हो गया। असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, मेटाकॉग्निशन एंड क्रिएटिविटी। ये सब चीज़ों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पीपीटी तो मैं दे दूंगी। सबसे पहले यहाँ समझाती हूँ आईक्यू क्या है। हम लोग आईक्यू से समझते हैं। आईक्यू, व्हाट इज आईक्यू? आप में से किसी को पता है तो प्लीज बता दीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। आईक्यू के बारे में किसे क्या पता है, बताओ आप लोग। आईक्यू जो है वो इंटेलिजेंस को मेजर करने की एक यूनिट होती है। जैसे हम हाइट, वेट, वेट ये सब मेजर करते हैं, लेंथ को मेजर करते हैं, हाइट को किस में मेजर करते हैं, उसी तरह मिल्क को किस में मेजर करते हैं, उसका क्या यूनिट है। उसी तरह से इंटेलिजेंस को जिस यूनिट से मेजर करते हैं उसे आईक्यू कहते हैं। इंटेलिजेंस कोसेंट इसका फुल फॉर्म है। इंटेलिजेंस कोसेंट, सॉरी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? आईक्यू का फॉर्मूला होता है MA बाय CA इंटू 100। ये इसका फॉर्मूला होता है। आईक्यू इज, व्हाट इज आईक्यू? आईक्यू का फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस कोसेंट, जिसे हिंदी में हम लोग बुद्धि लब्धि भी कहते हैं। बुद्धि लब्धि। इसका हिंदी है बुद्धि लब्धि। अब MA और CA क्या है? MA जो है, MA इज मेंटल एज, जो हमारा मानसिक जो स्थिति है, जो हमारा मानसिक उम्र है, लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल, उसको कह सकते हैं हम मेंटल एज।
और सीए है क्रोनोलॉजिकल एज, मतलब बायोलॉजिकल जो आपका एज है, जो अभी आप जिस एज के हैं वो। क्रोनोलॉजिकल एज, ओके। और इसका हिंदी क्या है, इंग्लिश क्या है इसका? इंटेलिजेंस कोसेंट। इंटेलिजेंस कोसेंट, ये इसका फॉर्मूला होता है। इससे हम लोग किसी की भी बुद्धि लब्धि को मेजर करते हैं, इंटेलिजेंट कोसेंट। तो इसमें हम लोग कैसे करते हैं? इसमें हम लोग जो क्रोनोलॉजिकल एज है और जो जिसका एक्चुअल एज है, मतलब इंटेलेक्चुअल एज है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब मान लो देंगे कि कोई बच्चा है जिसका क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो क्रोनोलॉजिकल एज उसका 12 साल है, सीए। और एमए जो है वो 15 ईयर्स है। तो उसका आईक्यू क्या होगा? तो इस आईक्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे? आईक्यू का फॉर्मूला है MA बाई CA इंटू 100। तो MA 15 है बाय CA इंटू 100। कितना आएगा? 125। तो इसका आईक्यू आएगा 125। ठीक है, स्कोर है ये। क्लियर है ये फॉर्मूला? एटी फाइव, 85 कैसे? एम ए जो है, एम ए 15 ईयर्स है तो एम ए ऊपर में आता है। एम ए की जगह मैंने, और इसको एक और चीज से याद रख सकते हैं, जो मोस्टली क्या होता है, जो बड़ा वाला होता है फैक्टर वो ऊपर आता है। तो एम ए इसका जो है, वैसे फॉर्मूला में एम ए है ये ऊपर में, तो 15 हो गया, सी ए नीचे आ गया, और इसको 100 कर दिया मल्टीप्लाई। 3 से डिवाइड के 3 4 जा, 3 5 जा, फिर इसको 2 से डिवाइड करो, मान लो 50 हो गया ये, फिर इसको 2 से डिवाइड करो, ये 25 हो गया। 25 5 जा 125। ठीक है, ये क्लियर है? इसी तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है। अब इसमें क्या पॉइंट नोट करना है कि जब मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज बराबर हो जाएगा, कौन से केस में, तो उसमें आईक्यू कितना होता है? उसमें आईक्यू होता है 100। ये केस 1 है। दूसरा केस 2 है कि जब मेंटल एज ज़्यादा हो जाएगा और क्रोनोलॉजिकल एज जो है कम हो जाएगा, तो आईक्यू क्या आएगा? वो आएगा 100 प्लस। ये 100 है, 100 प्लस आएगा। ओके, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। उसके बाद थर्ड इसका क्या केस बनेगा? थर्ड केस बनेगा जब एम ए है, मेंटल एज वो कम हो जाएगा और क्रोनोलॉजिकल एज ज़्यादा हो जाएगा, तो आईक्यू क्या आएगा? आईक्यू आएगा 100 से कम, लेस देन 100। क्लियर है? अब क्वेश्चन आता है कि ये जो आईक्यू टेस्ट है उससे हमें क्या पता चलता है?
क्या पता चलता है हमें, बताओ। आईक्यू टेस्ट में हमें क्या पता चलता है, तो हम झट से जाएंगे, क्वेश्चन बोलेंगे इंटेलिजेंस कोसेंट, तो इंटेलिजेंट का पता चलता है। आईक्यू टेस्ट से इंटेलिजेंट का पता नहीं चलता है, इंटेलिजेंट कितने हैं उसका पता नहीं चलता है। आईक्यू टेस्ट से क्या होता है हमेशा, आईक्यू टेस्ट जो है वो सीए यानी कि क्रोनोलॉजिकल जो एज है उसके बेस पर दी जाती है। यानी कि कैसे होता है, स्कोर आता है, क्वेश्चन आंसर रहते हैं, उसके बाद उसके जो स्कोर आते हैं उससे हमें इससे इसका क्या होता है, आईक्यू से मेंटल एज पता चलता है किसी का। तो ये अगर क्वेश्चन आए तो उसका आंसर मेंटल एज होगा, ना कि इंटेलिजेंट। ओके, क्लियर है। हाँ, मेंटल एबिलिटी, मेंटल एज, हाँ मेंटल एबिलिटी या मेंटल एज कह सकते हैं, मेंटल एज। अब इसमें कुछ आईक्यू के हैं, आप लोग चाहो तो नोट डाउन कर लेना, मैं जल्दी से बता देती हूँ। जैसे टर्मन ने आईक्यू क्वालिफिकेशन जो दिया है, टर्मन के द्वारा जो आईक्यू क्वालिफिकेशन दिया गया, उसमें उन्होंने क्या कहा, आईक्यू का रेंज बताया, और दूसरे साइड क्या बताया, दूसरे साइड आईक्यू का क्वालिफिकेशन बताया, क्लासिफिकेशन। ऐसा करके एक टेबल बना लेंगे। तो इसमें आईक्यू रेंज अगर एबव 140 रहेगा, जैसे 140 से जिसका ज़्यादा आएगा इसमें, तो वो क्या होगा, वो जीनियस होगा, यानी कि उसको गिफ्टेड चाइल्ड कहेंगे। ठीक है, वो गिफ्टेड चाइल्ड होगा। उसी तरह से जिसका 120 से 140 में आएगा उसको कहेंगे वेरी सुपीरियर। उसके बाद 110 से जिसका 120 आएगा वो होगा सुपीरियर, 110 से 120। यस मैम। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या हो जाएगा कि 90 से जो 110 के बीच में आएगा वो होगा एवरेज। आप लोग नोट डाउन कर लेना, हो सके तो वीडियो को बाद में देख के लिख लेना, मैं बता देती हूँ जल्दी, क्योंकि हर कुछ का पीपीटी बनाना बताना पॉसिबल नहीं है। जो 80 से 90 है, जो 80 से 90 के बीच में जिसका आईक्यू टेस्ट में आएगा तो वो बिलो एवरेज रहेगा। उसके बाद 70 टू 80 जो है वो जिसका आएगा आईक्यू टेस्ट में, तो वो आएगा बॉर्डर लाइन। ठीक है, और जिसका 25 से कम आएगा वो आएगा इडियट्स। तो ये इसके कुछ रिजल्ट के अकॉर्डिंग माना जाता है, गिफ्टेड चाइल्ड। यस, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े। उसके बाद क्या है कि 1905 में फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट दिया गया था, 1905 में, ये सभी कुछ डेट याद कर लेंगे। 1905 में फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट दिया गया किसके द्वारा, बिने के द्वारा, अल्फ्रेड बिने, एबी। और इन्हें ही हम फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट भी कहते हैं। और अभी जो आईक्यू के जितने भी टेस्ट होते हैं ना, उसका आधार ये बिने के द्वारा जो दिया गया टेस्ट है वही है, तो ये ज्यादा फेमस है। उसके बाद क्या हुआ, 1908 ईस्वी में मेंटल एज जो कॉन्सेप्ट है, 1908 मेंटल एज जो है वो कॉन्सेप्ट आया। वो किसके द्वारा, साइमन के द्वारा, बीने का स्टूडेंट है थे वो साइमन, उनके द्वारा। उसके बाद 1912 ईस्वी में 1912 ईस्वी में आईक्यू का फॉर्मूला दिया गया, इंटेलिजेंट कोसेंट जो है उसका फॉर्मूला दिया गया स्टर्न के द्वारा, क्या, MA/MA/CA, ये इसका फॉर्मूला दिया गया। उसके बाद क्या हुआ है, 1916 में टर्मन के द्वारा आईक्यू का कंप्लीट फॉर्मूला दिया गया, किसके द्वारा, टर्मन। क्या था फॉर्मूला कंप्लीट, MA/CA/100, ये कंप्लीट फॉर्मूला दिया गया।
क्लियर है? क्या 120 का रिपीट करना? 120 to 140 वेरी सुपीरियर, गिफ्टेड से थोड़ा सा नीचे। तो ये 4 टेस्ट थे, ये क्लियर है इंटेलिजेंस से रिलेटेड? अब इंटेलिजेंस टेस्ट से हम लोग क्या किसी का मेजर करते हैं, उसका क्या होता है? इंटेलिजेंस टेस्ट जो है, आईक्यू टेस्ट बहुत टाइप का होता है। कैसा कैसा होता है? ग्रुप टेस्ट होता है, सिंगल जो होता है इंडिविजुअल टेस्ट वो कहेंगे, इसमें भी वर्बल नॉन वर्बल होता है, ये भी 2 टाइप का होता है। ओके, जो पढ़े लिखे होते हैं उनके लिए वर्बल है, जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनके लिए नॉन वर्बल है। ये सब बातें हो गई। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ जो सिलेबस है उसको आप देखो। इंटेलिजेंस टेस्टिंग बीने साइमन के द्वारा, ये सब मैंने पीपीटी बना दिया है। ये देखो, जैसे क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो नॉन वर्बल है, इसमें क्वेश्चन मतलब फिगर को देख के, और इस मतलब जो भी आप समझ सकते हो, जो भी एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं वर्बल नॉन वर्बल, एक तरह से आईक्यू टेस्ट ही है वो। उसके आधार पर किसी का मेंटल एज, किसी का क्रोनोलॉजिकल एज, उसके बाद निकाल के उसका आईक्यू टेस्ट किया जाता है कि किसका क्या आईक्यू है। उसके बाद उसका फाइनली सिलेक्शन होता है कहीं भी जॉब में या कहीं भी। तो इसमें क्या इसका आंसर होगा बताओ? इस वाले में इसका आंसर क्या होगा? इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं, क्या आंसर होगा बताओ आप? इसका आंसर बताओ। इसका आंसर सी होगा। ये कैसे होगा? एक और चांस देती हूँ, क्या होगा आंसर बताइए? जल्दी बताओ। बी। अब इसको चेक कर लेते हैं बी कैसे होगा। इस साइड से हम लोग जाएंगे तो क्या है, 3 स्क्वायर है, तो ये हमारा नहीं आ रहा है, इसमें कोई इसमें सीक्वेंस नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं है। लेकिन इसको इधर साइड के कॉलम से देखते हैं तो एक स्क्वायर है, क्या पेंटागन है, 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन है, ट्रायंगल है, उसी तरह से ट्रायंगल है, स्क्वायर है, और फिर यहाँ पे 2 स्क्वायर है, 1 स्क्वायर 1 2, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, ये भी 2 स्क्वायर। अगर इस फिगर में देखेंगे तो एक स्क्वायर है, ये वाला है। आपने किस बेस पे बी बताया है? बी होगा मैम। ठीक है, चलिए इसको बाद में चेक करते हैं, पहले थोड़ा थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद उसको चेक करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों का होमवर्क है, क्योंकि सबका मेंटल एबिलिटी अलग अलग है, कोई बी बता रहे हैं, कोई सी बता रहे हैं, किसी का डी आ रहा है। तो इसी के आधार पे क्या होता है कि इस टाइप का क्वेश्चन, जो फंसने वाला क्वेश्चन दिख रहा है ना, सब अपने अपने तरह से सोचेंगे, सबका लॉजिक अलग अलग होगा, कि कोई इसको हॉरिजॉन्टली सोचेंगे, कोई वर्टिकली सोचेंगे, कोई और सीक्वेंस से समझेंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाला जाएगा। ओके, ये बीने का 1912 का ये है स्टैंडर्डाइज्ड मेजर। ये देखो आईक्यू का ये जो बताई मैं, उसका क्या होता है कि बेल कर्व है। तो ये जो आईक्यू का जो टेस्ट जो आता है, इसके बाद इसमें आप देखोगे मोस्टली जो है उनका लेवल इसके बीच में रहता है। ये जो कर्व है बेल कर्व, इसको कहते हैं स्कोर बेल कर्व।
तो बेल के जैसा है, घंटी के जैसा है ना, तो मोस्टली का जो नॉर्मल पीपल है उनका स्कोर इसके बीच में आता है, 85 से 115 के बीच में उनका स्कोर रहता है मेंटल एबिलिटी का, ये उनका दिमाग रहता है। और ये वाला आप देखो कि यहाँ जो है 55 से नीचे बहुत कम का होता है स्कोर, सिमिलरली 145 से ऊपर का स्कोर भी बहुत कम का होता है। तो इससे जितना ऊपर हुआ सब गिफ्टेड चाइल्ड है। गिफ्टेड चाइल्ड का कितना स्कोर बताई मैं, एबव 140। तो यहाँ देखो कि यहाँ भी स्कोर बहुत कम है, यहाँ के भी लोग बहुत कम है। सिमिलरली जो ये स्कोर कम है, जो इडियट्स जो कहा जाता है, बिलो 25, तो वो जो कॉन्सेप्ट है जिनका मेंटल एबिलिटी का भी मैंने बताया, और 70 to 80 जो है वो बॉर्डर लाइन कहा जाता है। तो ये इसके कॉन्सेप्ट है। तो ये जैसे, तो इधर साइड भी कम है, जो स्कोर कम भी बहुत कम लोग हैं, स्कोर ज्यादा के भी बहुत कम लोग हैं, और बीच का जो है वो नॉर्मल पीपल का रेंज अगर पूछा तो 85 to 115 है। क्लियर है ये कर्व? कर्व क्लियर है तो आगे बढ़े। क्लियर है? अब पढ़ते हैं हम लोग सोशल इंटेलिजेंस। ये सिलेबस में देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है मल्टीपल इंटेलिजेंस पढ़ा हमने, इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ा, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस सारा, यूनिटरी टू मल्टीपल सारा इंटेलिजेंस पढ़ा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से गार्डनर के 8 तक किसने क्या बोला है। फिर थ्योरीज ऑफ स्टेनबर्ग भी पढ़ा है, गार्डनर का पढ़ा है। अभी ये सब पढ़ेंगे, असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस से लेके क्रिएटिविटी तक। और ये एक बचा हुआ है सोशल इंटेलिजेंस, इसे भी हमने डिस्कस किया है बट फिर भी। तो ये जो सोशल इंटेलिजेंस थ्योरी है वो एडवर्ड थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है 1920 में। हिंदी में भी इसको देख लो। सामाजिक बुद्धिमत्ता की अवधारणा कब दी गई? फर्स्ट टाइम 1920 में एडवर्ड थॉर्नडाइक के द्वारा, जिन्होंने सामाजिक बुद्धिमत्ता को मानवीय संबंधों में बुद्धिमानी से कार्य करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया था। ठीक है, इसको पढ़ो आप लोग 1 मिनट। चलिए, तो ये क्लियर है। मैम इंग्लिश दिखाइए। ओके, ये इंग्लिश है, और इसको हम इन सिंपल कह सकते हैं। सोशल इंटेलिजेंस क्या है? हम जो समाज में रहते हैं वहाँ रहने के लिए जो हमें कुछ चाहिए, एटिक्वेट चाहिए, कुछ उसका ढंग चाहिए जिससे हम सोशल हो सकें। जस्ट कह सकते हैं जस्ट जनरल इंटेलिजेंस अप्लाइड फॉर टू सोशल सिचुएशंस। इसको सिंपल वर्ड, आप नहीं किसी के बारे में ज़्यादा जान सकते हैं तो हम लोग उस वर्ड से मीनिंग निकालेंगे। सोशल क्या है, इंटेलिजेंस क्या है, बुद्धि तो समझ रहे हैं, सामाजिक बुद्धि क्या होती है, तो जो समाज से रिलेटेड होगी। ओके, कि पीडीएफ मैं दे दूंगी। है यहाँ पे कि सामाजिक स्थितियों पर लागू होने वाली सामान्य बुद्धि को के रूप में परिभाषित किया गया। अब सोशल इंटेलिजेंस का जो क्या रोल है असेसमेंट में, अब यहाँ पे देखो, ये बी पार्ट का सिलेबस देखते हैं। सोशल इंटेलिजेंस हो गया। अब आते हैं हम लोग असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग है,
क्रिटिकल थिंकिंग है, मेटाकॉग्निशन है एंड क्रिएटिविटी है। 5 चीजें हैं, 5 कॉन्सेप्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं सोशल इंटेलिजेंस का क्या रोल है असेसमेंट में, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। विकास संबंधी विकारों के मूल्यांकन में सामाजिक बुद्धि की भूमिका क्या है? जबकि अधिकांश शोधकर्ताओं ने सामान्य वयस्कों पर सामाजिक बुद्धि के कामकाजी घटकों पर ध्यान केंद्रित किया। इसमें क्या है? पारस्परिक, इसको इंग्लिश में देखते हैं। असेसमेंट क्या क्या होगा इसमें? उसमें क्या क्या होगा? सोशल स्किल्स लाइक इंटरपर्सनल स्किल्स आएगा, सोशल रिलेशंस आएगा, सोशल स्किल्स में पीयर रिलेशनशिप आएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स आएगा, और जो भी है सोशल से रिलेटेड जो भी चीजें आएंगी वो इसमें आएंगे। ये सारे स्किल्स यहाँ पे आएंगे। सिमिलरली एक होता है एसक्यू, सोशल इंटेलिजेंस कोसेंट। जैसे हम लोग आईक्यू निकालते थे ना, MA/CA इंटू 100, वैसे इसको भी निकाला जाता है एसक्यू, सोशल इंटेलिजेंस। तो इसका भी फॉर्मूला हम लोग ध्यान दे देंगे। ये सब इसकी थ्योरीज हैं। मानसिक, अब इंटेलिजेंस टेस्ट क्या है, वर्बल है, नॉन वर्बल है, क्या है, उसके बारे में बताया है मैंने। और ये कीवर्ड बताया है। मैं एक बार पीडीएफ जो बनाई हूँ उसको दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आगे बताती हूँ क्या है नहीं है। तो क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा फिर आपको पीडीएफ समझ आएंगे। तो मेंटल एज क्या है उसको बताया है कि कोई 6 साल का बच्चा है और 9 साल के बच्चे जैसा परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसका मेंटल एज 9 साल का होगा। आईक्यू क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, बीने सिमन स्केल कब हुआ, उसके बारे में बताया गया। ठीक है। अब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में बातें दी गई हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आएगी इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो दिक्कत क्या है, समस्या समाधान या दिक्कत क्या है? तो समस्या कोई भी सिंपल सा देखा जाए कि कोई भी समस्या आती है तो उसका हम लोग क्या से देखते हैं कि उसका हम लोग सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि उसको जो है उसका हल कैसे निकाला जाए। अब हल निकालने के लिए क्या काम करती है हमारी बुद्धि लब्धि, काम करती है हमारा आईक्यू, काम करता है हमारा इंटेलिजेंट जो है इंटेलिजेंस लेवल, वो काम करता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसकी हेल्प से किसी भी प्रॉब्लम से निकलते हैं। वैसा ही लिखा है ना, डनकर ने 1945 में लिखा है कि एक समस्या तब होती है जब एक जीवित जीव के पास एक लक्ष्य होता है लेकिन वह नहीं जानता कि इस लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जाए। अभी समस्या है कि हम लोगों को क्या करना है। आप लोग क्या पढ़ रहे हो, नेट क्वालिफाई करना, ये समस्या है। लेकिन नेट क्वालिफाई करने के बाद पीएचडी में एडमिशन कहाँ से होगा, कैसे होगा, नौकरी कैसे लगेगी, तो लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जाए। तो फिर उसको समस्या को समाधान हम लोग सोचेंगे, एनालाइज करेंगे, कैसे कैसे उसका होगा स्टेप्स, उसके बारे में जानेंगे। फिर उसके कंक्लूजन दिए गए हैं, ये सब आप लोग पीडीएफ में पढ़ लेना। इंटेलिजेंस क्या है, एबिलिटी क्या सब है। अब है एक इसका एक कॉन्सेप्ट था क्रिटिकल थिंकिंग, जो है मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, उसके बारे में बात की गई है। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? तो इसमें क्या है, इंटेलिजेंट, ये एक तरह का इंटेलिजेंट है जो डायरेक्टली एड्रेस क्या करता है, क्वेश्चन अबाउट इंटेलिजेंस एंड रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग कम्स फ्रॉम दिस, द एबिलिटी टू लर्न to reason well and to solve novel problems and to deal effectively with novel problems। तो ये जो प्रॉब्लम से कैसे हम लोग डील करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आएगा ही, उसको हम लोग कैसे डील करेंगे, तो क्रिटिकल थिंकिंग से उसको अप्लाई करके, इंटेलिजेंस में अप्लाई करके उसको हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इन शॉर्ट हम लोग इसको ऐसा कह सकते हैं। ये सब इसके थ्योरीज हैं। उसके बाद बात आती है मेटाकॉग्निशन की, कि मेटाकॉग्निशन क्या है।
मेटाकॉग्निशन जो है किसी की अपनी सोच के प्रति जागरूक होने का अभ्यास है। मतलब कि कुछ विद्वान इसे सोचने के बारे में सोचना कहते हैं। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, मेटाकॉग्निशन कि आप सोच कैसा रहे हो, अच्छा सोच रहे हो, खराब सोच रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो, उसके बारे में जो बातें की गई हैं दैट इज मेटाकॉग्निशन। मतलब हम क्या सोचते हैं उसके बारे में सोचना, रीथिंकिंग। ठीक है, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग कि हम क्या सोच रहे हैं उसके बारे में सोचना, दैट इज मेटाकॉग्निशन। इन्होंने क्या उदाहरण दिए हैं, जैसे अभी मान लो कि मैं पढ़ा रही हूँ, अचानक से मैं बोली कि चलो सिलेबस देखती हूँ पीछे क्या लिखा हुआ है, तो स्क्रॉल करके बढ़ी, ऐसे करके स्क्रॉल की और फिर सिलेबस के पेज तक आई कि सिलेबस क्या है, और उसके बाद जो है हमने फिर से उसको पढ़ा कि सिलेबस क्या था, क्योंकि पढ़ा तो था हमने। वैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, फोगाटी और पीट ने मेटाकॉग्निशन के बारे में एक बेहतरीन रोजमर्रा का एक उदाहरण क्या दिया है कि हम उस आखिरी बार के बारे में सोचें जब आप किसी पृष्ठ के निचले भाग पर पहुंचे और अपने आप से सोचा, मुझे यकीन नहीं है कि मैंने अभी क्या पढ़ा है। यकीन नहीं होगा, अब ये मान लो कि मुझे याद नहीं है कि मैंने अभी क्या पढ़ा है। स्क्रॉल तो किया, सिलेबस पढ़ के आई, लेकिन याद नहीं है मुझे, लेट अस सपोज। तो आपका मस्तिष्क जो है बस उस चीज के बारे में जागरूक हो गया जो आप नहीं जानते थे। इसलिए सहज रूप से आप अंतिम वाक्य को फिर से पढ़ सकते हैं या पृष्ठ के पैराग्राफ को फिर से स्कैन कर सकते हैं। शायद आप पेज को दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, किसी भी तरीके से आप लुप्त जानकारी को पकड़ने का निर्णय लेते हैं। तो हम लोग बार बार क्या कर रहे हैं, सिलेबस को क्यों ऐसे स्कैन कर रहे हैं कि इसमें कुछ छूट गया है क्या, इसके अंदर और क्या क्या मटेरियल्स हैं, क्या क्या इसमें और चीजें हैं जो पढ़ने लायक हैं, उसको हम लोग स्कैन करते हैं। तो दैट इज मेटाकॉग्निशन। आप जो जानते हैं या नहीं जानते हैं उसे जानने की क्षणिक जागरूकता को मेटाकॉग्निशन कहा जाता है। जो हम लोग जान रहे हैं कि सिलेबस में क्या लिखा है, क्या मालूम हम लोग स्क्रॉल कर रहे हैं, हाँ, स्क्रॉल करके सिलेबस में आए और यहाँ देख रहे हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या हमने पढ़ा है, इसको एक एक वर्ड देख रहे हैं कि यूनिटरी टू मल्टीपल तो बहुत कुछ था, 1 1 2 से ऐसा 8 लेवल तक हम लोगों ने पढ़ा था कि किसको क्या कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, सोशल इंटेलिजेंस पढ़ा। सोशल इंटेलिजेंस में क्या आएगा, मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दिया, एक बार रिकॉल कर रहे हैं इसको। फिर इमोशनल किसने दिया है, स्टर्नबर्ग का जो है थ्योरीज पढ़ चुके हैं, गार्डनर का पढ़ चुके हैं। असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस जो है बुद्धि का आकलन, उसके बारे में पढ़ा हमने। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या को कैसे समाधान करेंगे उसके बारे में पढ़ा। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, और मेटाकॉग्निशन के बारे में जान रहे हैं। तो ये सब टॉपिक्स इसमें पढ़ना है। तो हम लोग ये अपने आप को दिमाग में ये रिकॉल कराएंगे। ये मेरा एक एग्जाम्पल था, तो हम लोग उसमें रिकॉल करेंगे बार बार। क्लियर है आप लोगों को? तो यहाँ पे है कि आप जो जानते हैं या नहीं जानते हैं और जो जानने की इच्छा रखते हैं, तो इस क्षणिक जागरूकता को मेटाकॉग्निशन कहा जाता है। बिल्कुल क्लियर है साइंतनी? इसमें आपका आंसर इस वर्ड में। अब ये क्या है, व्हेन वी नोटिस आवरसेल्व्स हैविंग एन इनर डायलॉग अबाउट आवर थिंकिंग, इट प्रमोट्स अस टू इवैल्यूएट आवर लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेसेस। वी आर एक्सपीरियंसिंग मेटाकॉग्निशन एट वर्क। ठीक है, ये सब देख लेना आप लोग। ये सब थोड़ी थ्योरीज है, या आप लोग समझ सकते हो, जो बड़े बड़े थ्योरीज पढ़े हो तो इसको तो समझ सकते हो आप कैसे मेटाकॉग्निशन का जो है स्ट्रैटेजीज क्या करेंगे। तो हम प्लानिंग स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, उसके बाद मॉनिटरिंग स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, इवेल्युएशन करेंगे कि हम लोग क्या किए हैं, उसके बारे में इवेल्युएशन करेंगे। अब यहाँ पे मेटाकॉग्निशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन उसके बारे में बातें की गई है कि क्या है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग इज एट द हार्ट ऑफ मेटाकॉग्निशन। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग मतलब थिंकिंग अबाउट थिंकिंग है ना, तो रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे। तो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग इज एट द हार्ट ऑफ मेटाकॉग्निशन। रीथिंकिंग यहाँ हो रही है, उसके बारे में बात की गई है। फिर लास्ट में है क्रिएटिव थिंकिंग क्या है, या क्रिएटिविटी क्या है। तो क्रिएटिविटी वो है जो हमें बताया नहीं गया है, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स जाके, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स जाके हम किसी भी चीज को इमेजिन करते हैं, नर्चर करते हैं, कुछ करते हैं अलग से,
कोई स्टडिंग आर्ट एंड डिजाइन, कुछ ऐसा डिजाइन बनाया, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया, किसी भी चीज में, तो वो क्रिएटिव आइडियाज, पोएट हैं, पोइटेस हैं, उनकी क्रिएटिव थिंकिंग रहती है, वो सोचते किसी चीज को बहुत क्रिएटिवली है, इमेजिनेशन उनका हाई पावर का रहता है। तो ये सब चीजें, क्रिएटिव थिंकिंग इज द प्रोसेस ऑफ नर्चरिंग योर इमेजिनेशन, अलाउइंग यू टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, बीइंग एबल टू ट्रेन योर माइंड टू थिंक क्रिएटिवली हेल्प्स यू टू इन्वेंट, प्रॉब्लम सॉल्व। क्रिएटिव थिंकिंग से क्या आएगा? प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आएगा, क्रिएट एंड कम्युनिकेट इन फ्रेश न्यू वेज। अलग तरीके से सोचेंगे ना, किसी का दिया हुआ रास्ते से नहीं चलेंगे, बिल्कुल अलग तरीके से सोचेंगे, अलग तरीके से काम करेंगे। तो ये है क्रिएटिव थिंकिंग, रचनात्मक सोच, बॉक्स से बाहर सोचने की अनुमति देता है। ठीक है, तो ये इसका सिलेबस था। अब इसमें मैं पढ़ा रही हूँ, ये मैंने पूरा बता दिया है, एक चीज बता रही हूँ, इसलिए मैंने इसे जल्दी जल्दी कंप्लीट किया है, क्योंकि इसको दूसरे क्लास में अब मैं नहीं ले जाना चाहती हूँ कि ये कंप्लीट हो जाए। तो आईक्यू के बारे में मैंने बताया, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े, आप लोग को पीपीटी दे दूंगी, आप लोग देख लेना। अभी बचा हुआ है असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, हमने थोड़ा देखा, उसको थोड़ा सा और देखते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। एक टॉपिक है असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, ओके। असेसमेंट कैसे करते हैं, बुद्धि की असेसमेंट कैसे करते हैं? इसके लिए बहुत सारे अप्रोच किए गए, बहुत सारे रूल्स बनाए गए, क्या क्या है, कुछ कुछ काम हुए हैं, तो उसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। हाँ जी, तो इसके बारे में आप क्या समझते हो, बताओ। इसमें इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए, मापने के लिए, कहते हैं असेसमेंट के लिए बहुत सारे काम किए गए हैं, स्टेप बाय स्टेप। मतलब पहले कुछ हुआ, फिर उसके बाद कुछ हुआ, उसका लेटेस्ट अभी कुछ हुआ, तो वो सब चीजें देखेंगे हम। तो पहले क्या हुआ है? पहले हुआ है फ्रेनोलॉजिकल अप्रोच। ठीक है, ये फ्रेनोलॉजिकल अप्रोच है, फर्स्ट वाला यहां से स्टार्ट हुआ है। इसमें क्या किया जाता था? इसमें क्या होता था कि जिसका हेड का साइज जैसा है, उसके अकॉर्डिंग उसका आईक्यू मापा जाता था। मतलब साइज, हेड का साइज बड़ा है तो उसके पास ज्यादा दिमाग है, सर का साइज छोटा है तो उसके पास कम दिमाग है। ओके, तो मतलब क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द हेड, फ्रेनोलॉजिकल अप्रोच में ये बातें थी। उसके बाद आया, दूसरा आया स्टेज ऑफ फिजियोनॉमी। ठीक है, सेकेंड वाला ये है स्टेज ऑफ, कौन कौन लाइव है अभी जुड़े हुए? इसमें क्या हो सकता है? इसमें क्या किया गया? फेस को देख के, फीचर्स जो है, मतलब चेहरे का जो फीचर्स है उसको देख के, फेस का फीचर्स जो है उसके अकॉर्डिंग देख के जो है आईक्यू को कंसिडर किया जाता था, फेस को देख के।
अब इसके बाद में बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक वन लाइनर इसलिए बता रही हूँ। मैं हूँ, ओके। इसलिए वन लाइनर बता रही हूँ, हो सकता है इसमें कुछ क्वेश्चन वैसे आने वाले होंगे तो आ जाएंगे, नहीं तो ये सब बहुत डीपली है। वैसे देख लिया जाए तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, नॉलेज कभी खराब नहीं होती है। तो इसमें फेस मतलब फीचर्स जो हैं, फेस के जो फीचर्स है उसको देख करके आईक्यू को मेजर किया जाता था। ओके, थर्ड आया इसके बाद ब्रास इंस्ट्रूमेंटल स्टेज। ठीक है, थर्ड है ब्रास इंस्ट्रूमेंटल स्टेज। इसमें क्या किया गया, इसमें जो है, इसमें स्किन के थ्रू मेजरमेंट होती थी। जो बॉडी है, स्किन है, उसके कलर के थ्रू मेजर होता था कि किसका स्किन कैसा है। एस्थीसियोमीटर एक था, उसको उन्होंने मापा। एक इसमें मेजरमेंट का एक पैरामीटर था, एस्थीसियोमीटर। एस्थीसियोमीटर, इसके पैरामीटर से स्किन के थ्रू मेजरमेंट होता था। मतलब एस्थीसियोमीटर का जो मेजरमेंट है जितना ज्यादा होगा तो किसी का इंटेलिजेंस जो है उतना ज्यादा होगा। ठीक है, सब अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की ही बातें हो रही हैं। ओके, इसके बाद क्या आया, इसके बाद आया उसके बाद आया मेजरिंग डिफरेंट फैकल्टीज। ओके, दिस वन इज फोर्थ वन। आप लोग इस वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, क्योंकि आज बी पार्ट मुझे कंप्लीट कराना है, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी बता रही हूँ। तो कुछ आप लोगों का छूट भी जाए तो आप लोग वीडियो को बाद में देख के वो सब चीज़ें नोट डाउन कर लेना। ओके, कल से हम लोग सी पार्ट पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता था, इसमें फिजिकल मेंटल, हाँ, फिजिकल और मेंटल पावर जो है, मेंटल और फिजिकल पावर, उसके अकॉर्डिंग्स आईक्यू निकाला जाता था। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े? हाँ, इसलिए बोल रही हूँ, आप लोग ना फिर से देख लिया कीजिए इसको, मतलब इस वीडियो को एक्चुअली देख लीजिए, इसमें बहुत कुछ है। यहाँ तक है क्लियर? आगे बताऊं? रिपीट कीजिए। ओके, असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस में पहला जो है फ्रेनोलॉजिकल अप्रोच, उसमें सर के आकार को देख करके मापा जाता था कि किसका आईक्यू लेवल क्या है। जिसके हेड का साइज ज्यादा है उसको आईक्यू ज्यादा माना जाता था उसमें। उसके बाद आया स्टेज ऑफ फिजियोनॉमी। ठीक है, उसमें क्या हुआ, फेस को देख करके माना जाता था। होगा कि जिसके नैन नक्श अच्छे होंगे, जो सुंदर है तो उसमें ज्यादा दिमाग है, लेकिन उसमें पाया गया होगा कि जो सुंदर है लेकिन उसका वो पढ़ने लिखने में अच्छा नहीं, उसका जो मतलब एकेडमिक जो नॉलेज है वो अच्छा नहीं है, तो उसके बाद से वो ये भी फेल हो गया होगा। थर्ड वाला है कि ब्रास इंस्ट्रूमेंटल स्टेज। तो इसमें स्किन के थ्रू इंटेलिजेंस मेजर किया जाता था। इंटेलिजेंस स्किन के थ्रू, मतलब कहाँ के स्किन के थ्रू, ये सब उसमें नहीं बताया गया। और उसमें जो है एस्थीसियोमीटर, जैसे हम लोग लेंथ को मीटर में नापते हैं ना, वैसे इसका एक यूनिट नापा गया, एस्थीसियोमीटर, और उसका मेजरमेंट के अकॉर्डिंग उसको जो है मेजर किया जाता था। तो जिसका जैसा एस्थीसियोमीटर का मेजरमेंट आएगा ज्यादा होगा तो इंटेलिजेंस, एक मिनट, अच्छा वो आपने रिपीट करवाया,
एस्थीसियोमीटर का मेजरमेंट जितना ज़्यादा होगा उसका इंटेलिजेंस उतना कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ये उल्टा होगा। एस्थीसियोमीटर का जो मेजरमेंट है ज़्यादा तो आईक्यू कम। ओके, इसका रीडिंग जितना ज़्यादा होगा उसका इंटेलिजेंस उतना कम होगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ये। उसके बाद मेजरिंग डिफरेंट फैसिलिटीज या फैकल्टीज, उसमें क्या है, ये मेंटल और फिजिकल पावर के अकॉर्डेंस इसको मेजरमेंट किया गया। ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हो, उतना उतना तो मुझे नहीं लग रहा है कितना डीपली पूछेगा, फिर भी। उसके बाद फिफ्थ में आता है, यहाँ तक क्लियर है? फिफ्थ का बताती हूँ। फिफ्थ में आया है, फिफ्थ नंबर है मॉडर्न स्टेज। मॉडर्न स्टेज में क्या हुआ? मॉडर्न स्टेज में इसमें इंटेलिजेंट टेस्ट जो है वो हुए। मॉडर्न स्टेज या इंटेलिजेंट टेस्ट कह सकते हैं, आईटी इंटेलिजेंट टेस्ट। तो इंटेलिजेंट टेस्ट को इसमें दो ग्रुप में डिवाइड किया गया। पहला क्या है, इंडिविजुअल टेस्ट, मतलब अलग अलग लोगों का टेस्ट लिया गया, सिंगल वाइज, अलग अलग वाइज, ऐसे इंडिविजुअल टेस्ट हुआ। और दूसरा है ग्रुप टेस्ट हुआ। ओके, दूसरा है ग्रुप टेस्ट, एक इंडिविजुअल टेस्ट और दूसरा ग्रुप टेस्ट। अब इसको क्या होता था, इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट में क्या डिफरेंस है कि इंडिविजुअल टेस्ट जो है एक ही आदमी का एक टाइम में किया जाएगा, जबकि ग्रुप टेस्ट में है बहुत सारे आदमी का एक साथ किया जाएगा। ये डिफरेंस है। अब क्योंकि सबका एक एक आदमी का एक बार किया जाएगा, एक एक करके किया जाएगा, तो एक कॉस्टली है, टाइम भी ज्यादा लगेगा, लेबर भी ज्यादा होगा, मनी भी ज्यादा लगेगा। लेकिन ये ग्रुप वाले में क्या है कि इसका टाइम, मनी और लेबर सब बचेंगे, क्योंकि ये एक साथ किया जा रहा है ग्रुपिंग में। उसके बाद क्या होगा कि ये इंडिविजुअल टेस्ट बच्चे और बड़े सभी के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन ग्रुप टेस्ट जो है उसमें बच्चों का एज 9 साल से कम नहीं होना चाहिए, 9 या 10 साल से, ऐसा माना गया। इससे जो बड़े बच्चे होंगे उसी को ग्रुप टेस्ट के लिए माना गया। और क्या बातें हुई? अब क्योंकि इंडिविजुअल टेस्ट है तो हर किसी का डेटा जो टेस्ट लेगा एग्जामिनर, उसके पास रहेगा, अलग अलग डेटा रहेगा, यानी कि उससे अलग अलग मतलब कांटेक्ट बनेगा। कांटेक्ट मतलब कि तालमेल अलग बनेगा, उसके बारे में ज्यादा जानेगा एग्जामिनर, तो क्लोज कांटेक्ट बनेगा इंडिविजुअल जो टेस्ट होगा उसमें। पर्सनल डेटा उनके पास ज्यादा रहेगा। लेकिन ग्रुप टेस्ट में क्या है, क्योंकि ग्रुप की बात है तो उतनी पर्सनल डेटा नहीं रहेंगे, क्लोज कांटेक्ट इसमें नहीं होगा। क्लियर है? अब इंडिविजुअल टेस्ट जो है, अब इंडिविजुअल टेस्ट जो है वो भी दो तरह के होते हैं, एक वर्बल एक नॉन वर्बल। एक वर्बल, दूसरा नॉन वर्बल। ठीक है, जैसे अभी हमने नॉन वर्बल वो फिगर के थ्रू समझा, क्वेश्चन जानने की कोशिश की। ओके, अब ये लोग, आप ये जो है मैं बता रही हूँ, आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लेना, क्योंकि मुझे थोड़ा कहीं जाना है, इसलिए मैं इसका लिख नहीं रही हूँ। तो ये जो है वर्बल वाला है, उसमें कौन कौन से टेस्ट हुए? बीने साइमन टेस्ट हुआ 1905 में, बीने साइमन टेस्ट। ओके, 1905 में हुआ ये। उसके बाद दूसरा टेस्ट क्या है इसमें? इसमें है गोडार्ड टेस्ट है। गोडार्ड टेस्ट है, ये कब हुआ? 1910 में हुआ ये। उसके बाद और कौन सा टेस्ट आया? इसके बाद इसमें आया स्टैनफोर्ड बीने टेस्ट। स्टैनफोर्ड बीने टेस्ट, ये कब आया? ये आया 1916 में।
ओके। उसी तरह से नॉन वर्बल में भी टेस्ट हुए। ये परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट है या नॉन वर्बल टेस्ट कह सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे टेस्ट हुए, जैसे एक पिंटर पैटर्सन परफॉर्मेंस स्केल, पिंटर पैटर्सन परफॉर्मेंस स्केल, ये हुआ 1917 में। उसके बाद क्या आया? 1917 के बाद आया पोर्टियस मेज टेस्ट। पोर्टियस मेज टेस्ट वो आया 1925 में। थर्ड वाला है, वो आया माइनसोटा प्री स्कूल स्केल। माइनसोटा प्री स्कूल स्केल ये आया है 1940 में, 1940 ईस्वी में ये टेस्ट किया गया। इसके बाद कौन सा टेस्ट किया गया? इसके बाद किया गया मेरिल पाल्मर टेस्ट। फोर्थ वन इज मेरिल पाल्मर टेस्ट। ये किया गया 1948 में। 1948 में फोर्थ वन ये था। अब फिफ्थ यहाँ पे है। इसके बाद भी कौन सा टेस्ट किया गया? इसके बाद आया भाटिया बैटरी टेस्ट। भाटिया बैटरी टेस्ट ये आया 1955 में। 55। उसके बाद क्या आया? उसके बाद आया गुड इनफ ड्राइंग ए मैन टेस्ट। इसमें ड्राइंग वगैरह करा के कुछ टेस्ट होते होंगे। गुड इनफ ड्राइंग अ मैन टेस्ट, ये टेस्ट हुआ। ये थे नॉन वर्बल वाले। उसी तरह से ग्रुप इंडिविजुअल टेस्ट के थे। सिंगल जिसका भी सिंगल टेस्ट होता था, तो सिंगल टेस्ट में वर्बल टेस्ट 3 थे। बीने साइमन टेस्ट जो 1905 में हुआ। उसके बाद आया गोडार्ड टेस्ट जो 1910 में हुआ। उसका थर्ड वन इज स्टैनफोर्ड बीने टेस्ट जो 1916 में आया। उसके बाद नॉन वर्बल टेस्ट यानी कि परफॉर्मेंस टेस्ट जो है, उसमें फर्स्ट आया पिंटर पैटरसन परफॉर्मेंस स्केल जो 1917 में आया। सेकंड आया पोर्टियस मेज टेस्ट जो 1925 में आया। थर्ड वन इज माइनसोटा प्री स्कूल स्केल, वो 1940 में आया। एंड फोर्थ वन इज मेरिल पाल्मर टेस्ट जो 1948 में आया। एंड फिफ्थ वन इज भाटिया बैटरी टेस्ट। भाटिया बैटरी टेस्ट 1955 में आया। और उसके बाद आया गुड इनफ ड्राइंग अ मैन टेस्ट। तो इस तरह के टेस्ट नॉन वर्बल थे। ठीक इसी तरह से ग्रुप टेस्ट के भी वर्बल और नॉन वर्बल होंगे। तो ग्रुप टेस्ट जो है, ग्रुप टेस्ट भी आया। ये भी एक वर्बल है और एक नॉन वर्बल है। ग्रुपिंग में जो टेस्ट लिया गया, तो वर्बल में कौन सा आया? वर्बल में है आर्मी अल्फा टेस्ट जो 1917 में हुआ रॉबर्ट याक्स के द्वारा। ये हो गया वर्बल में। और इन्हीं का एक है अल्फा टेस्ट जो है, आर्मी अल्फा टेस्ट। और इन्हीं का आर्मी बीटा टेस्ट जो है, वो 1917 में ये नॉन वर्बल टेस्ट हो गया, बीटा टेस्ट। उसके बाद आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट आया यहाँ पे अल्फा टेस्ट के बाद। आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट। थर्ड वन इज टर्मन ग्रुप टेस्ट ऑफ मेंटल एबिलिटी। ये 1920 ईस्वी में आया। टर्मन ग्रुप टेस्ट ऑफ मेंटल एबिलिटी ये 1920 में आया। उसके बाद फोर्थ वन इज जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट बाय SM मोहसिन, ये 1990 में आया। ठीक है, मोहसिन टेस्ट। उसी तरह से नॉन वर्बल में एक ये आया बीटा टेस्ट आया, आर्मी बीटा टेस्ट 1917 में। उसके बाद आया है कैटल कल्चर फ्री टेस्ट,
ये 1920 में आया, कैटल कल्चर फ्री टेस्ट। उसके बाद आया थर्ड वन, राविन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, 1938 में। ओके, एंड फोर्थ वन इज शिकागो नॉन वर्बल टेस्ट, 1936। क्लियर है? ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से बी पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। कल हम लोग सी पार्ट पढ़ेंगे, और आप लोग जो है ये वीडियो फिर से एक बार देख लेना। इसमें जो भी बातें हैं जो मिस हो गई है उसको आप लोग समझ लेना, ठीक है? ये इसकी पीपीटी में अपलोड कर देती हूँ, इसमें सारे हैं। तो आज की क्लास में यही कंप्लीट करती हूँ। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। हाँ, देख लूँगी। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू साइंथनी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। जो भी ज्वाइन हुए हैं उन सभी को थैंक यू। कुछ कुछ टर्म्स इसमें हैं जो थोड़े इंपॉर्टेंट है। नोट्स तो मैंने सबके बना दिए हैं, ठीक है? तो फिर मिलते हैं कल हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।